नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर की। एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव गिरफ्तार हो चुका है। रुहाब मेमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। उपचुनाव के लिए रुहाब मेमन को सहप्रभारी बनाया गया था। रुहाब भानु प्रतापपुर का निवासी बताया जा रहा है। एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव गिरफ्तार हो चुका है। रुहाब नाम है। रुहाब मेमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीड़िता के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। तो मामले को दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और न्यायिक कार्रवाई के लिए उनको रिमांड पे भेज दिया गया है और मामले की ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव गिरफ्तार हुआ है। दुष्कर्म के आरोप हैं उस पर। क्या अभी जांच में सामने आ पाया है? गिरफ्तारी हुई है, बयान हुए होंगे? जी, आपको मैं बता दूं रितु कि भानु प्रतापपुर जो कांकेर जिले का ब्लॉक है, वहाँ एक छात्र नेता है, उन पर एक कॉलेज छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। और जो दुष्कर्म का आरोपी है रुहाब मेमन, वो प्रदेश महासचिव है एनएसयूआई का और अभी हाल में ही जो है उपचुनाव वहां पर जारी है और उस उपचुनाव के वो सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। ऐसे समय पर रुहाब मेमन के ऊपर ये आरोप लगाया गया है और अभी पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए रुहाब मेमन को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। जी, अभी गिरफ्तारी तो हो गई है, बयान भी दर्ज हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया। मिशन 2023 के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी समय में टिकट के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाला बदलकर बीजेपी में आए सभी विधायकों को फिर टिकट मिलेगा, और यदि टिकट मिलेगा तो मापदंड क्या होंगे? वहीं इन सीटों पर आपसी तकरार का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बीजेपी का प्रवक्ता का कहना है कि यहां हर कार्यकर्ता के लिए एक जैसे मापदंड हैं। यहां कौन किस गुट का नेता है इस हिसाब से टिकट तय नहीं होता, बल्कि पहली प्राथमिकता जीत की होती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट फाइनल होता है। जनता की कसौटी पर कौन नेता कितना खरा उतरता है, यह भी देखा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाला बदलकर आने वाले विधायकों के लिए इस बार टिकट पाने का रास्ता आसान नहीं होगा। इधर बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि ये तो उन्हें भी पता था कि आगे टिकट मिलना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी में मापदंड कार्यकर्ताओं के गुटों के अनुसार नहीं बदलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गुट नहीं होता। यानी कि मापदंड सबके लिए समान होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बांटती है और ऐसे में जो कार्यकर्ता सामूहिक नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा, जो जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठा सकता है, जनता की अपेक्षा पे खरा उतर सकता है, उस पर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर उसको टिकट मिलेगा और वही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में चेहरा होगा। यह तो उन गद्दारों को भी एहसास था। या तो आप कीमत ले लें या सिद्धांतों और विचारधारा में आप ढल जाएं। किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा के प्रति आदमी कमिटमेंट रखता है। व्यक्ति की गुलामी करने वाला व्यक्ति कभी भी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। और उसमें भी व्यावसायिक नेता के या उससे जुड़े हुए गद्दार जो हमारे नहीं हुए, भाजपा के क्या होंगे? 2023 आने दीजिए, ये लोग धोबी के ... उस स्थिति में मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पाला तो बदल दिया गया है, पर अब टिकट का खतरा मंडरा रहा है सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर। आखिर किस तरह से देखें इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इतने लंबे वक्त से?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और अभी से ही जो है बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि किन इलाकों से किन व्यक्तियों को टिकट देना है, क्योंकि अभी से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा तमाम जो मापदंड भाजपा की तरफ से तय किए गए उन सबको लेकर कसौटी पर जो है उनको कसने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक जो है वो चिंता में वो लोग हैं जो कि पाला बदल कर आए थे, कांग्रेस या दूसरे अन्य राजनीतिक दल से वो यहाँ पहुँचे थे। 2020 में जब उपचुनाव हुए तो उनको आसानी से टिकट मिल गया था, क्योंकि वह सिटिंग एमएलए थे और उन्होंने अपनी सीट जो है वो छोड़ी थी और यही कारण है उनको टिकट मिल गया। लेकिन उस समय बीजेपी की जो तमाम नेता थे जो उनके सामने कभी चुनाव लड़ते रहे, उनकी तरफ से कोई किसी तरह की कोई आपत्ति सामने नहीं आई थी। लेकिन अब चूंकि जब 2023 में चुनाव होंगे तो जो नेता ने सीट छोड़ी थी उनके लिए वो भी कहीं ना कहीं उनके सामने खड़े होंगे और ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा असमंजस का विषय ये रहेगा कि आखिर पुराने कार्यकर्ता को चुने या फिर जो हाल ही में जो लोग चुनकर आए थे उनको दोबारा से चुने। और इसमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसे लोग जो भले ही चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन में, वो भी अभी ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 2023 में जब टिकट की लिस्ट जारी होगी तो उनका नाम एक बार फिर सामने आएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ किसी की तरह की कोई गुट की बात नहीं होती है और किसी कार्यकर्ता के लिए कोई अलग मापदंड नहीं होता है, बल्कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए एक ही मापदंड है कि वह जीत कर आए और जनता की आवाज को बुलंद करे। और यही कारण है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। अजय सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सर आपका। पाला तो बदल लिया पर अब टिकट का खतरा सर मंडरा रहा है। अगर फिर से वापसी होती है तो वेलकम करेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही नीति है, मौका परस्ती। जब जिसका उपयोग होता है भाजपा के नेता सभी सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। जहां सरकार बनाने की आवश्यकता थी तो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को सारे मंत्रिमंडल के पद दे दिए गए, भाजपा के नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। अब जब चुनाव का समय आ रहा है तो उन गद्दारों को भाजपा सबक सिखाने की तरफ बढ़ रही है। इसलिए पहले ही नीति नियम की बात करने लगे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। भाजपा में सिंधिया समर्थकों की अब चाल नहीं चलने वाली है, वो दरकिनार होने वाले हैं। इसलिए इसका सिलसिला प्रारंभ हो गया। कांग्रेस पार्टी को ऐसे गद्दारों की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। दाल नहीं गलने वाली है, पर आप ये भी तो आपने देखा ना कि सिंधिया समर्थकों की हम बात करें या सिंधिया की खुद बात करें, उनका पद जो है पहले से बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी और ज्यादा ही मिल रही है। देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की कोई सिद्धांत नहीं है। भाजपा में केवल और केवल मौका परस्ती। जब जिसका उपयोग होता है अपने कार्यकर्ता भी चढ़ा देते हैं, अपने निष्ठावान नेताओं की बलि चढ़ा जी। राज्य से काम निकल गया है तो उनको ठिकाने लगाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नीति नियम नहीं है और ये जो सिद्धांत बनाया जा रहा है ये केवल कुछ लोगों को ठिकाने बनाने के लिए किया गया है। जैसे पहले 75 पार का परिवार के नियम बनाए गए, वो भी केवल कुछ नेताओं को टारगेट करने के लिए नियम बनाए जवाब ले लेते हैं बाजपेयी जी। हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पाला तो बदल लिया पर अब खतरा जो है टिकट का मंडरा रहा है। आखिर किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या अजीब सा महसूस कर रहे हैं जो पाला बदल कर आए हैं, वो अहमियत उन्हें नहीं मिल पा रही हो? सर सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और अजय जी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, मतलब कुल मिलाकर माने कि पूरी तरह से कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए, अगर बड़ी संख्या में भी जो गए थे वो लौटते हैं तो? कांग्रेस पार्टी को अगर सिद्धांतों से समझौता करना होता तो हमारी सरकार नहीं गिरती, लेकिन कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पे कहा बचाना नहीं चाहते हैं, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तो जिनने पार्टी के साथ गद्दारी करी, पार्टी को धोखा, के लिए पार्टी के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में की सरकार बनने वाली है। अब ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। अजय जी, चलिए ठीक है, वो तो नहीं आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। आप लोगों का जो एक बॉन्ड है वो कभी नहीं दिखता, हमेशा गुटबाजी नजर आती है और इसके आरोप भी लगते रहे हैं। क्या अब माने कि वो ठहर गई है? देखिए, भाजपा के फैलाए हुए भ्रम है। एक बार सुनिए अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हितेश जी एक बार फिर जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद।
चुनाव तो आ रहे हैं और सियासत भी आप देख ही रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर के जो गुट बदल तो लिया गया था, पर अब उनके अंदर डर सा सताने लगा है कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो गुट का कहाँ सवाल है। मतलब मेरे समझ में ये नहीं आया। हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के जो आए थे, कांग्रेस का साफ तौर से कहना है, अजय जी लगातार जुड़े हुए, उनका कहना है कि चले गए थे पर उन्हें वो अहमियत नहीं मिल पा रही है जो अहमियत मिलनी चाहिए थी, और फिर से लौट कर कहीं ना कहीं जाएंगे। देखिए, वो सब दोबारा चुनाव में गए, सब जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते। हमारे विधायक हैं भाई, जो लोग लड़े थे और जीत गए हैं। तो नेचुरली अब कांग्रेस को तो अंगूर खट्टे लगेंगे ही लगेंगे। उनकी सरकार भी चली गई, संगठन तहस नहस हो गया। अभी 19 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी है, कांग्रेस छोड़ दी लगभग, ऐसा मान लो। वो बैठे ही हुए हैं। फिर गाय बगाए आप देखती, आप सोचिए बुरहानपुर से राहुल गांधी की यात्रा एंटर होगी और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने 96 विधायकों को छोड़कर एक निर्दलीय विधायक को देनी पड़ी उनको। मतलब उनको तो विश्वास ही नहीं है अपने लोगों पे कि आदमी जिम्मेदारी ले लेगा, मौके पे खिसक जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ठीक रहा सवाल हमारा, तो हमारे पास जो हैं वो हमारे सिटिंग एमएलए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो सब कार्यकर्ता हैं। तो हम ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अतेश जी आपका। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं केक, कमलनाथ और सियासी बवाल। छिंदवाड़ा में मंदिर के आकार वाले केक काटने पर कमलनाथ पर चौतरफा हमला हो रहा है। बीजेपी के साथ ही साधु संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं कांग्रेस विवाद को ओछी राजनीति बता रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बर्थडे के केक को लेकर फंस गए हैं। बर्थडे से पहले कमलनाथ ने मंदिर के आकार वाला केक काटा था। इस केक काटने को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे आस्था से खिलवाड़ कहा है। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। बात इतनी सी नहीं है, साधु संत भी नाराज हैं। स्वामी अखिलेश रानंद महाराज पूरे हिंदू सनातन धर्म से माफी मांगने की मांग की है। कमलनाथ ने जो कुछ भी किया है, ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को ओछी राजनीति करार दिया। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ति मध्य प्रदेश में स्थापित है तो उन्होंने छिंदवाड़ा में स्थापित की है, 105-6 फीट की। अब ये सब डर है। जब वो एक गाना है फिल्म का कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये सब गाने गा रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की 2500 किलोमीटर की यात्रा यहाँ आएगी, 25 किलोमीटर चल रहे हैं। मंदिर नुमा केक काटने का विवाद फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जबकि राहुल गांधी की एमपी में पदयात्रा शुरू होनी है, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व निशाने पर आ गया है। और इधर केक लाने वाली महिला की सफाई और माफी आई है। कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम करने कुछ गए थे, कुछ और हो गया। गलती हमारी भावनाओं की नहीं, केक बनाने की थी। इतना मुझे पता है कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम आहत हैं कि हम करने कुछ गए और हो कुछ गया। हम क्षमा प्रार्थी हैं हमारे एंड से कि हमने बेवजह साहब को लोगों ने मुद्दा बना के उछाल दिया। इस बात मान रहे गलती हुई है, गलती हुई है, मान रही है आप?
गलती हमारी भावनाओं की नहीं थी, गलती हमारी केक बनाने की थी, शायद हमें और कुछ बनाना था। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, केक पर सियासत लगातार हो रही है, अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और इधर महिला जो केक लाई थी उन्होंने माफी भी मांग ली और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था, कुछ और परोसा गया। बिल्कुल रितु, देखिए कल कमलनाथ का जन्मदिन है, लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले केक काटकर जिस तरीके से कमलनाथ विवादों में घिरे और बीजेपी के नेताओं के चौतरफा हमले हुए, उसके बाद आज दिन भर जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी रही, सफाई देते हुए नजर आए। दोपहर में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान आया कि जिस मंदिर नुमा और जिस हनुमान जी की स्ट्रक्चर पोर्ट्रेट की बात की जा रही है वो तो एक स्ट्रक्चर था, थर्माकोल का स्ट्रक्चर था, लेकिन जो केक लेकर आई महिला थी कीर्ति प्रभा, वो भी थोड़ी देर बाद के बाद मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी का स्टिकर वहां पर था, जबकि उन्होंने केक दूसरा काटा। हालांकि इस केक को लाने के लिए उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से हमले किए गए थे उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज जरूर हुआ था। और जो कांग्रेस की तरफ से डैमेज प्लान तैयार किया उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं नेताओं के बयानों के जरिए खुद ही गिरती हुई जरूर नजर आई। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा मौका कमलनाथ को घेरने का इस पूरे मामले को लेकर बनता हुआ जरूर नजर आया। बहुत शुक्रिया अनुराग। नर्मदापुरम के केसला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि एमपी की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में पेसा एक्ट के फायदे भी बताए। नर्मदापुरम के केसला में सीएम शिवराज ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में धर्मांतरण पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि एमपी धरती पर धर्मांतरण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। सीएम ने लोगों को षड्यंत्र के प्रति भी आगाह किया है। बहला के, फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारे धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात तुमने साफ करा है शिवराज सिंह चौहान, कापा स्थल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा किसी की। वहीं 15 नवंबर से प्रदेश में लागू हुए पेसा एक्ट की लोगों को सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि आदिवासियों के विकास के लिए एक्ट जरूरी है। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है, न सामान्य वर्ग के खिलाफ है, न पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं। ये पैसा नवासी आदिवासी इलाकों में पैसा लागू हो रहा है। ये शहरों में नहीं, केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। और पेशा के अंतर्गत आज मैं यही कहने आया हूं, ये जमीन आपकी तो जमीन के अधिकार दे रहे हैं, जल के अधिकार दे रहे हैं, जंगल के अधिकार दे रहे हैं। देवास और रायसेन के बाल आश्रम में बच्चों के धर्मांतरण के मामले पिछले दिनों आए थे। ऐसे में सीएम ने सख्त अंदाज में धर्मांतरण को लेकर एक तरफ चेतावनी दी तो दूसरी तरफ लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।